देयर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, सो हमारा जो पावर सिस्टम है इसमें ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, इसमें जनरेटर्स भी होते हैं और इसमें ट्रांसमिशन लाइंस भी होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स का एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमने डिफाइन किया था, इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनका भी हम एक इक्विवेलेंट सर्किट हम डिफाइन करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस की एक इंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, और दो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, ठीक है, दो कंडक्टर्स के दरमियान कैपेसिटिव इफेक्ट भी होता है बेसिकली। So transmission line will have conductors of transmission line, they will have inductance, they will have capacitance, and they will have resistance. At the same time they will also have conductance. Conductance का मतलब ये है कि दो conductors के दरमियान, let us imagine that you have a single phase system, ठीक है, इसके जो दो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान लीकेज पाथ्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं थ्रू इंसुलेटर्स के, ठीक है, उनके थ्रू करंट पास हो सकती है, तो उसके लिए हम फिर कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, जनरली आवाज आ रही है? हेलो? जी सर आ रही है। ठीक है, जनरली कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, दो वायर्स के दरमियान जनरली रेजिस्टेंस, देयर इज एयर, अगर एयर आयोनाइज ना हो और इंसुलेटर्स की सरफेस के ऊपर से लीकेज करंट ना हो, तो दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप समझ लें इन्फिनिटी होती है। तो कंडक्टेंस जिसको हम जी से शो करते हैं, तो कंडक्टेंस विल बी जीरो बिटवीन टू कंडक्टर्स। इन ट्रांसमिशन लाइन्स generally we neglect this conductance, we talk about only resistance, capacitance and inductance। ठीक है, ये जो पहली स्लाइड है इसका मटेरियल आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर PTDU, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ट्रांसमिशन वोल्टेजेस जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जो डिफाइन की हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस ट्रांसमिशन लाइंस की 69 kV, 115 kV, 138 kV, 161 kV, 230 kV, 345 kV, 500 kV and 765 kV। इससे हायर लेवल की भी हो सकती है। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की हैं, जबकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा 132 kV की भी हैं, ठीक है, और 220 की भी हैं, ठीक है, और उसके अलावा 66 की भी की है मेरे ख्याल में ट्रांसमिशन लाइंस की जो केबल्स हैं लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की। ठीक है, जनरली व्हेन वी से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 200 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज और उससे अबव जो वोल्टेज लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज की जब हम बात करते हैं 765 kV और उससे अबव जो वोल्टेज लेवल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। द कंडक्टर्स विच आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस, इनके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। ACSR है एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रिइंफोर्स्ड, AAC एल्यूमिनियम ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AAAC ऑल एल्यूमिनियम एलाई कंडक्टर है, देन ACAR एल्यूमिनियम कंडक्टर एलाई रिइंफोर्स्ड। तो इसमें एल्यूमिनियम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इज लो कास्ट। कॉपर भी हमारे पास है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन इसमें से हम एल्यूमिनियम को हम प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स कास्ट इज लो। ठीक है, इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, वेट के मुकाबले में इसकी कॉपर के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करें तो एक जैसा वेट हो तो इसकी एल्यूमिनियम जो कंडक्टर है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और देन अनदर रीजन इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज अबंडेंट, इसकी जो क्वांटिटी जो पाई जाती है अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर नॉट सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है, एक सॉलिड कंडक्टर नहीं होता है, बल्कि कंडक्टर्स जो हैं ये स्ट्रेंडेड होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेंड्स होते हैं
उनको फिर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लेयर्स लपेटते हैं कि वहाँ से कंडक्टर हमारे पास जो सॉलिड कंडक्टर के बजाय उसको हम कहते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। जिस तरीके से आपने रस्सी देखी होगी, ठीक है, रस्सी में जिस तरीके से वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको इस तरीके से वहाँ पे रस्सी को बुनी जाती है कि उससे हमारे पास जो रस्सी बनती है बेसिकली स्ट्रैंड से बनती है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस के जो कंडक्टर्स होते हैं ये भी स्ट्रैंड्स, कंडक्टर्स के स्ट्रैंड्स को आपस में बुनते हैं, आप समझ लें, ठीक है। लेयर्स में इस तरीके से करते हैं कि वहाँ से फिर हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स। बंडलिंग का मतलब क्या है? एक फेज जो है, 3 फेज में से एक फेज के लिए एक तरीका तो ये है कि आप एक मोटा सा कंडक्टर इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि एक कंडक्टर के बजाय एक फेज की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप 2 कंडक्टर्स इस्तेमाल करें पैरेलल, 3 कंडक्टर्स इस्तेमाल करें, 4 कंडक्टर्स इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको हम कहते हैं बंडलिंग बंडल्ड कंडक्टर्स भी कहते हैं, और बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स हो गई ये चीज़। जनरली 230 kV से ऊपर कंडक्टर्स वोल्टेज लेवल्स हो लाइन टू लाइन, तो उसमें प्रेफर किया जाता है बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। अगर यहाँ से आप इस्लामाबाद चले जाएं, पिंडी चले जाएं, तो आप जो हाई वोल्टेज वायर जो हमारा कौन सा डैम है, रावल डैम, उसके नीचे हाई वोल्टेज वायर गुजर रही है, तो उसको अगर ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि एक फेज जो है उसके कंडक्टर्स, मेरे ख्याल में कोई 4 कंडक्टर्स एक फेज की पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ठीक है। दूसरा फेज पहले फेज से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर दूसरा फेज है उसमें भी कोई 3 या 4 कंडक्टर्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर ऑफ ए गिवन फेज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स। इसका फ़ायदा क्या है? इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी वजह से कोरोना लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। कोरोना लॉसेस अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप लोग ये PTDU में कोरोना लॉसेस की आप बात करेंगे सर पढ़ लिए सर, आज ही पढ़े हैं सर। अच्छा, गुड। और उसके बाद एक और चीज़ है, उसमें आप देखेंगे कि अगर वो जो इक्वेशन आती है समथिंग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ D/R की इक्वेशन है मेरे ख्याल में, जी सर, जी constant सर। or V naught divided by log of D/R or something like that, ठीक है। तो उसमें जितना आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंडक्टर का जितना रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना कोरोना का इफेक्ट जो है, कोरोना लॉसेस कम होंगे। तो उसके लिए फिर बंडल्ड कंडक्टर का जो कंसेप्ट है, उसमें बेसिकली जो इफेक्टिव जो रेडियस कंडक्टर का होता है वो बढ़ जाता है। अगरचे 2 कंडक्टर्स के दरमियान स्पेस होती है, अगर 4 कंडक्टर्स आपने इस्तेमाल किए हैं बंडलिंग के लिए, तो उनके दरमियान स्पेस होती है, मे बी 1 फुट का डिस्टेंस होता है, मे बी मोर देन दैट, आई डोंट नो, लेकिन स्टिल इफेक्टिव रेडियस की अगर हम बात करें तो वो बढ़ जाता है, और बंडलिंग की वजह से जो लाइन की रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। सो हियर इज ए ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन होती है दैट इज लेस देन 80 किलोमीटर। तो शॉर्ट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन में what we have is we will only have R and X, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस और उसकी इंडक्टेंस की वजह से जो रिएक्टेंस होती है। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो ये कैपेसिटेंस ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, दोनों कंडक्टर्स के दरमियान, बिकॉज 2 कंडक्टर्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन they behave as if they are the parallel plates of a capacitor, ठीक है। सो इफ शॉर्ट लेंथ इज दियर, ट्रांसमिशन लाइन की 80 किलोमीटर से कम है, तो उसमें फिर दोनों के दरमियान जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, देन ट्रांसमिशन लाइन विल बी जस्ट रेजिस्टेंस प्लस JX, और उसके साथ इंडक्टेंस, जो उसका रेजिस्टिव इफेक्ट विल बी दियर और उसका इंडक्टिव इफेक्ट विल बी दियर। लेकिन अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें not only resistance and inductance is there, but the capacitance between the conductors of a transmission line
ठीक है, that capacitance has to be accounted for, ठीक है, to get accurate results. So यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स हैं बेसिकली. एक और चीज है जिसका मैंने आपको बताया, that is कंडक्टेंस. इन दोनों इनके दरमियान जो कंडक्टेंस है, which is of course reciprocal of the resistance. वो लीकेज पाथ्स की वजह से, even though you do not have any direct contact between this point and this point, but due to leakage paths, there might be flow of a very small amount of current between this conductor and this conductor over the surfaces of the insulators, as well as through the ionization of the air between two conductors. ठीक है, so what is resistance? Resistance के बारे में already we know that resistance is nothing but rho L divided by A. Rho जो है, it is a conductor resistivity. It depends upon the type of material that you use for the transmission line conductor or any conductor, of course. L is its length and A is area of cross section. ठीक है, resistance depends upon frequency, ठीक है, spiraling and temperature. Frequency अगर DC करंट अगर किसी कंडक्टर में से गुजर रही है, ठीक है, तो जो डीसी करंट को रेजिस्टेंस नजर आती है कंडक्टर की, वो बेसिकली कम होती है. जबकि एसी करंट अगर किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसको बेसिकली जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा नजर आती है ड्यू टू स्किन इफेक्ट. व्हाट इज स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट इज बेसिकली करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रही हो और एसी करंट हो, तो सेंट्रल जो पोर्शन है कंडक्टर का, उसमें करंट बहुत कम होती है. जबकि करंट पुश हो जाती है, आप समझ लें कि इसकी सरफेस की तरफ, आउटर जो रीजन्स हैं कंडक्टर के, उसकी तरफ पुश हो जाती है. बिकॉज सेंट्रल रीजन उसमें से बहुत कम करंट फ्लो करती है. या आप एज्यूम करें कि सेंट्रल पोर्शन में करंट नहीं होती है फॉर इंस्टेंस, तो इसका मतलब है कि जो करंट ओवरऑल जो करंट कंडक्टर में से फ्लो कर रही है, तो वो कम एरिया में से फ्लो करती है. ठीक है, तो जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस जो है, बिकॉज इफेक्टिव एरिया जिसमें से करंट पास हो रही है वो हमारे पास कम है, तो उसकी वजह से एसी अगर हमारे पास करंट हो तो उस सूरत में कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है. जबकि उसी कंडक्टर में से आप डीसी करंट को पास करें तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कम होगी. जबकि उसी कंडक्टर में से एसी को पास करें तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. और अगर एसी की फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ाते चले जाएं तो आर ए सी, यहाँ पे उसने आर डी सी कहा है, तो आर ए सी जो होगी वो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से उसकी जो रेजिस्टेंस है, एसी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी. क्यों बढ़ती चली जाएगी? बिकॉज सेंट्रल पोर्शन में कंडक्टर के करंट डेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया, जो सेंट्रल पोर्शन पे जो करंट फ्लो करती है वो कम होती चली जाती है. पेरिफेरी की तरफ चलते चले जाते हैं तो करंट की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पुश्ड टुवर्ड्स इट्स कंडक्टर की जो सरफेस की तरफ पुश हो जाती है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव एरिया जो करंट को नजर आता है, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तो वो फिर कम हो जाता है. उसकी वजह से एसी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. ठीक है, तो जनरली AC resistance at 60 Hz is 2% greater than DC resistance. एक कंडक्टर है, इसमें से AC करंट पास होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है DC के मुकाबले में 2% ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं DC ट्रांसमिशन करते हैं तो आप कंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर सेम रेजिस्टेंस रखते हैं AC और DC की सूरत में, तब डीसी ट्रांसमिशन की सूरत में कंडक्टर का जो साइज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो आप कम रख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप मटेरियल को सेव कर सकते हैं. इस तरीके से डीसी ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, that will be less costly than the conductor that you will use for the transmission of AC power. Did you get my point? ठीक है, और ये पुशिंग सरफेस की तरफ जो करंट पुश करती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट. इस फिनोमिना को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं. उसकी वजह आप थोड़ा सा अगर नेट में जाके आप थोड़ा सा सर्च करें, यूट्यूब में आप जाके देख लें, तो वहाँ वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये स्किन इफेक्ट क्या चीज़ है. बेसिकली जब इसके अंदर करंट चेंज होती है तो इस करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है.
ठीक है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, वो एडी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, तो एडी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज सच दैट, ठीक है, कि वो सेंट्रल पोर्शन में बेसिकली सेंट्रल पोर्शन में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, करंट जो फ्लो करती है, ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन में कम हो जाती है और उसकी पेरिफेरी में ज्यादा हो जाती है। ज्यादा नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूट, बेसिकली करंट तो वही है, 10 एम्पियर है। ठीक है, एसी की सूरत में सारे कंडक्टर में से 10 एम्पियर, अगर कंडक्टर का एरिया भी फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 10 एम्पियर है, ठीक है, तो जो पर फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेट अस अज्यूम दैट कंडक्टर का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, which is of course काफी बड़ा एरिया है, लेकिन let us assume that 10 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर रही है, तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म होगी हर जगह से, डीसी की सूरत में हर जगह से इतनी ही करंट फ्लो करेगी। लेकिन एसी की सूरत में सेंट्रल जो रीजन है उसमें मे बी 10 एम्पियर है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वो स्टिल 10 सेंटीमीटर है, तो सेंट्रल पोर्शन में करंट की डेंसिटी माइट बी फॉर एग्जांपल 0.10 डिवाइड बाय सेंट्रल रीजन में मे बी प्रीवियस डीसी की सूरत में 1 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लो करती थी, करंट डेंसिटी थी। डीसी की सूरत में सेंट्रल पोर्शन में मे बी द करंट डेंसिटी इज 0.5 एम्पियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरिफेरी में मे बी 1.5 एम्पियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया जो नज़र आता है कंडक्टर के लिए वो बेसिकली एसी की सूरत में बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से एसी ट्रांसमिशन की सूरत में, ठीक है, तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस अगर रखें, आप कहते हैं कि ठीक है मैं आई स्क्वायर आर लॉसेस सेम रखता हूँ फॉर द सेम करंट, ठीक है, तो उस सूरत में अगर आप सेम रखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी की डीसी की सूरत में सेम रेजिस्टेंस के लिए आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कम कर सकते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर जो है जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कंडक्टर की उसकी स्पाइरलिंग की वजह से, स्ट्रेंडेड कंडक्टर है एसी ट्रांसमिशन लाइंस में हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंड्स को स्पाइरल करके हम कंडक्टर बनाते हैं। अब कंडक्टर की लेंथ में भी 1 किलोमीटर है, लेकिन स्पाइरलिंग की वजह से इंडिविजुअल स्ट्रेंड्स जो हैं, ठीक है, तो उनकी लेंथ कंडक्टर की लेंथ से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से जो स्ट्रेंडेड कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑफ कोर्स देन वी हैव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर्दियों में ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, गर्मियों में ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस कुछ और होगी। टेम्परेचर इफेक्ट को बेसिकली हम लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R1 T प्लस T2 divided by T plus T1. R2 is resistance at temperature 2, R1 is resistance at temperature T1, ठीक है, T1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड में है, जबकि ये जो T है, कैपिटल T है, it depends upon the type of material that you use for the conductor of the transmission line। ठीक है, अगर हमें R1 is known to me at T1 for instance, and type of material is also known to me, ठीक है, so that means T is capital T is known, ठीक है, at any other temperature T2 for instance, what will be the resistance, ठीक है, so R2 will be I can estimate the value of resistance at some other temperature T2. Of course these temperatures are in degree centigrade। ठीक है, for aluminium ये जो T की वैल्यू है it is 228, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर्स जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो कंडक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जो कंडक्टर्स आप मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट कंडक्टर्स में ऑफ कोर्स उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर आपने शायद याद हो स्टील की रीइंफोर्समेंट करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। देयर आर इन द मार्केट you might find tens of different types of conductors, ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर कंडक्टर की अपनी एक डेटा शीट भी होती है, तो डेटा शीट फिर आपको बताती है कि इस कंडक्टर की
पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, और दो जो कंडक्टर्स हैं अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों के दरमियान कैपेसिटिव इफेक्ट कितना होगा और इन दोनों के दरमियान इंडक्टेंस कितनी होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो डेटा है दैट इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं, उसके लिए ये डेटा अवेलेबल होता है। आजकल ऑफ कोर्स नेट में भी आप टाइप ऑफ कंडक्टर को आप सर्च करते हैं तो वहाँ से भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ कोर्स। ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हैं उनका अगर आप लिस्ट देखें, नाम देखें, मे बी देयर आर हंड्रेड्स। ठीक है, तो सब उनके नाम जो है परिंदों के नाम पे हैं, पेलिकन, डोव, ठीक है, फ्लिंच एंड सो मेनी अदर नेम्स आर देयर, ऑस्ट्रिच, ये कंडक्टर्स के नाम हैं। ठीक है, जितने भी कंडक्टर्स के नाम मिलेंगे वो बर्ड्स के नामों पे रखे गए हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाया था, ये कंडक्टर, एक कंडक्टर को शो कर रहा है जी? ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है फिगर 5.4 में, ये एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ये एक कंडक्टर है, एक फेज के कंडक्टर को है। न्यूट्रल को तो हमने ये कहा था ना कि जनरेटर का न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल फॉर एग्जांपल, उन दोनों के दरमियान तो वो आपस में मिले हुए हैं। ये इसका मतलब ये नीचे जो शो किया, इट डजंट मीन दैट दिस इज अ कंडक्टर। तो ये ये क्या आगे है हम सर? देखेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे आगे हम कैसे ये करते हैं, लेकिन ये वाला कंडक्टर नहीं है, बात समझ गए? और ये लेकिन सिंगल ट्रांसमिशन कंडक्टर नहीं है ना सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये है बेसिकली। आप इस पूरे कंडक्टर की ये जो नीचे जो लाइन शो की गई है, तो इस पूरे लाइन की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन जो है सिंगल फेज की बेसिकली रेजिस्टेंस और उसकी जो इंडक्टेंस है ये है। ओके सर, ओके और सर। सर ये कैपेसिटर क्या शो कर रहा है? कैपेसिटर क्यों लगा है? कैपेसिटर तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसमिशन लाइन का एक कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के दरमियान, ठीक है, देयर इज कैपेसिटिव इफेक्ट। एक कंडक्टर और जो रिटर्न पाथ है न्यूट्रल, जिसमें से कोई करंट, जिस तरह हमने 3 फेज, आप इसको इस तरीके से ले लें फॉर द टाइम बिंग कि आपके पास 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस साइड पे लोड लगा है, एक वाई लोड लगा है, और इस साइड पे एक जनरेटर है जो कि वाई कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका एक सिंगल फेज में उठाऊं तो वाई लोड का जो न्यूट्रल पॉइंट है और जनरेटर का न्यूट्रल पॉइंट है, विल देयर बी फ्लो ऑफ करंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? नो। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने देखा ना प्रीवियसली, ये जो इफेक्ट होता है, ओवरऑल इफेक्ट इसका इस तरीके से होता है कि देयर इज नो करंट थ्रू द न्यूट्रल। तो आप फॉर द टाइम बिंग आपको इस तरीके से ले लें, एक जो हमारे पास फेज का कंडक्टर है और उसका न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान जो कैपेसिटेंस है, बात समझ गए ना? तो ये वो वाली कैपेसिटेंस है। करंट तो फिर फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर कैपेसिटर लगाने का मतलब ओपन सर्किट है ये जगह? नहीं, कैपेसिटर में से एसी फ्लो करता है ना हमेशा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैपेसिटर में, कैपेसिटर का यही है ना, इवन इफ यहाँ पे आपने कोई लोड नहीं लगाया है, चार्जिंग करंट ट्रांसमिशन लाइंस की सूरत में, इवन इफ यू डोंट हैव ए लोड हियर, बट स्टिल देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द जनरेटर। क्योंकि इस ये जो कैपेसिटर है, उसको इसको कौन सी वोल्टेज चाहिए, इसको कौन सी पावर चाहिए? रिएक्टिव पावर ये सप्लाई करता है, ये फिर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो इट रिएक्टिव पावर मस्ट बी सप्लाइड बाय द जनरेटर। रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है, एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, दैट मस्ट बी मेट बाय द जनरेटर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से करंट फ्लो करेगी इवन इफ देयर इज नो लोड हियर, कोई लोड आपने लगाया ही नहीं है, लेकिन स्टिल एसी है, तो एसी की वजह से फिर यहाँ पे करंट फ्लो करती रहेगी ट्रांसमिशन लाइन में से। चार्जिंग करंट कहते हैं उसकी वजह से। ऑफ कोर्स देयर विल बी पावर लॉसेस ड्यू टू चार्जिंग करंट। ठीक है, और डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चले जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस की हमने बात की। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। ठीक है, तो इंडक्टेंस इज एक आपको शायद याद हो, उसमें आपने पढ़ा होगा, सर्किट एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, और उसमें जो दूसरा कौन सा कोर्स था, ईएमटी। ठीक है, उसमें इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो किसी कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है,
ठीक है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं I के साथ, द करंट दैट पासिस थ्रू इट, ठीक है, तो उसको हमने लीकेज, फ्लक्स लिंकेजेस की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, और सब टर्न्स में से अगर 5 फ्लक्स पास होता है तो फ्लक्स लिंकेज इसके बराबर होता है, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू n इंटू 5 के बराबर होता है। तो जनरल इक्वेशन फ्लक्स लिंकेज के लिए हमारे पास लेमडा है, लेमडा इज नथिंग बट लेमडा इज फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I, या फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी अगर कहीं हो तो उसमें वो जो कांस्टेंट है उसको बेसिकली हम कहते हैं लाइन की क्या चीज है, इंडक्टेंस है। लेमडा इज इक्वल टू L इंटू I, या L जो है वो जो कांस्टेंट है जिसको हमने इंडक्टेंस का नाम दिया है, दैट इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय I। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से किसी कंडक्टर की जो है लीकेज, फ्लक्स लिंकेज अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट करें, ठीक है, और उस करंट, उस कंडक्टर में से अगर करंट भी मुझे पता चल जाएगी कितनी करंट पास हो रही है, then I can find the inductance of that particular conductor, ठीक है। so that is something very important, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, ठीक है। now there are two types of fluxes, ठीक है, जो कि अगर किसी कंडक्टर में से, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करती है तो ऑफ कोर्स राइट हैंड रूल की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, और उस फ्लक्स की डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, ठीक है। कंडक्टर की जो ये कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर है, ये वाला, ये जो ब्लैक मोटी लाइन जो शो की है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होगी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी बेसिकली इधर करंट गोज अंदर की तरफ जा रहा है। इस फिगर को अगर हम देखें तो इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, कंप्यूटर के स्क्रीन से अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मेरी तरफ आ रहा है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उससे अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है इस कंडक्टर में, तो उस सूरत में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इर्द गिर्द जो बनेगा, ठीक है, दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम, आपने पहले पढ़ा होगा, जब भी हम बात करते हैं तो कंडक्टर के इर्द गिर्द हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन जहां कहीं से भी करंट पास करती है तो उस करंट के गिर्द ऑफ कोर्स देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कंडक्टर का इनर पोर्शन है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला अंदर, ये ब्लैक बॉर्डर बाउंड्री है कंडक्टर की, और उसके अंदर ये क्या चीज है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं एज्यूम करूं एसी की सूरत में, जैसा कि हम जानते हैं करंट सेंटर पोर्शन में कम होगी, लेकिन जो हम बाहर की तरफ चलते चले जाते हैं करंट क्या होती चली जाती, ज्यादा होती चली जाती। लेकिन लेट अस फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी that there is a current density is same, ठीक है, या even if it is not same it doesn't matter, ठीक है। अब देखें यहाँ से करंट, अब इस करंट को यहाँ से भी, इस कंडक्टर के यहाँ से भी करंट निकल जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, हर जगह से जा रही है ना, हर जगह से करंट कंडक्टर में से फ्लो कर रही है, हर पॉइंट में से, ठीक है। अगर मैं एक रिंग ले लूँ यहाँ पे, एक ये पाथ में एक डिफाइन करूँ, सेंटर के इर्द गिर्द मैंने कंडक्टर का जो सेंटर है उसके गिर्द मैंने एक पाथ डिफाइन किया, ठीक है। इस पाथ के अंदर भी ऑफ कोर्स देयर इज करंट, ठीक है। तो इस पाथ के अंदर जो करंट है उसकी वजह से इस पाथ के गिर्द भी फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जो पाथ है दूसरा, जो उसने एक और पाथ शो किया है, इस पाथ के अंदर ऑफ कोर्स देयर इज करंट, उस करंट की वजह से इस पाथ के गिर्द भी एक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। जब इस कंडक्टर की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होगा, इस पॉइंट पे फ्लक्स क्यों पैदा हो रहा है, बिकॉज इस पाथ, ये जो पाथ है इसके अंदर करंट जो है वो इनक्लोज किया, इस पाथ ने करंट को इनक्लोज किया है, तो इस पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसी तरीके से अगर इवन कंडक्टर के अंदर हम घुसते हैं, ठीक है, तो सेंटर से अगर हम x डिस्टेंस बाहर आ जाएं और एक पाथ हम डिफाइन करें, ये वाला पाथ, ठीक है, बिकॉज इस पाथ के अंदर चूंकि करंट है तो इसका मतलब है उस करंट की वजह से ये जो पाथ है इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। यानी मैग्नेटिक फील्ड के बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है,
जो कंडक्टर से बाहर है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, सो इंडक्टेंस विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। तो ओवरऑल जो इंडक्टेंस होगी दैट विल बी सम ऑफ द इंडक्टेंसेस due to the two flux linkages or two magnetic fields. Any question? इससे पहले आपने पढ़ा होगा, हम हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंडक्टर के गिरद मैग्नेटिक फील्ड है। जी सर। लेकिन न सिर्फ कंडक्टर के गिरद है बल्कि कंडक्टर के अंदर भी है। एनी क्वेश्चन? नो सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस कंडक्टर के, फॉर एग्जांपल आप इस कंडक्टर के अंदर हैं, ठीक है, और ये कंडक्टर की बाउंड्री है, ये कंडक्टर की बाउंड्री है। सेंटर से आप एक कुछ डिस्टेंस आप बाहर निकलें, एक्स डिस्टेंस कंडक्टर के अंदर ही हैं, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा बाउंड्री की तरफ आए, और उसके बाद इसके इर्द गिर्द आप एक उसी रेडियस पे आप एक चक्कर लगाएं। तो इसका मतलब है जिस पाथ पे आपने मूव किया है उस पाथ के अंदर करंट क्या है, उस पाथ के अंदर मौजूद है, उस पाथ ने इनक्लोज किया है। तो उसका मतलब है उस करंट की वजह से इस ये जो पाथ है इसके बाहर, इस कंडक्टर के अंदर, लेकिन इस पाथ से बाहर जो है, ये जो पाथ है जिसके ऊपर आपने मूव किया था उसके बाहर फ्लक्स होगा। वो फ्लक्स किसकी वजह से होगा? वो इस पाथ के अंदर जो करंट मौजूद है। इसी तरीके से इससे थोड़ा सा मूव करके बाहर आ जाएं, एक और पाथ डिफाइन करें, तो उस पाथ के अंदर जो भी करंट इस पाथ के अंदर है, इनक्लोज्ड है, उसकी वजह से इस पाथ के बाहर फ्लक्स होगा। उसके बाद फिर आप और थोड़ा सा और बाहर मूव करें, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और आप सर्कल डिफाइन करें, उस सर्कल के अंदर जो करंट वो है इनक्लोज्ड है, उसकी वजह से उस पाथ के बाहर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप एक मतलब कंडक्टर की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, वंस यू गो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ दिस कंडक्टर, तो उस सूरत में ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें, जब बाहर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो इसने सारे के सारे कंडक्टर की जो करंट को इनक्लोज किया हुआ है। ये पाथ जो है ये सारे करंट की जो कंडक्टर की जो करंट है उसको इस पाथ ने इनक्लोज किया। लेकिन यहाँ अंदर ऐसे नहीं हो रहा है। अंदर जितना आप सेंटर की तरफ चले जाएंगे और एक पाथ डिफाइन करेंगे तो उसने कम करंट को इनक्लोज किया है। जितना आप इससे बाहर होते चलते चले जाते हैं, एंड मोर करंट इज इनक्लोज्ड until you reach to the boundary of this conductor। और उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर ऑफ कोर्स कोई भी पाथ जब आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके डिफाइन करेंगे, तो वो हमेशा कितनी करंट इनक्लोज करेगा? द अमाउंट ऑफ करंट दैट बेसिकली फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, जिस तरह ये एक डिस्टेंस x है, यहाँ पे उसने डिफाइन भी किया है। डिस्टेंस x पे जो उसने एक सर्कल बनाया है रेडियस x पे, वो जो करंट इनक्लोज कर रहा है बेसिकली Ix है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अगर ये हमारा x1 है, Ix1 होगी। अगर यहाँ पे आएंगे Ix2, अगर मैं रेडियस डिफाइन करूँ तो वो जो सर्कल है वो कितनी करंट इनक्लोज करेगा? Ix2 करेगा। लेकिन जब मैं रेडियस को बढ़ा के अल्टीमेटली मैं बाउंड्री पे आ जाता हूँ, तो इस पॉइंट पे जब मैं बाउंड्री को रीच करता हूँ, बाउंड्री को टच करता हूँ, तो उस सूरत में कितनी करंट इनक्लोज करेगा? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट एक्चुअली फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। और उसके बाद जब बाउंड्री से बाहर निकलता हूँ तो उसके बाद जब भी किसी पाथ पे अगर मैं मूव करूंगा तो अमाउंट ऑफ करंट दैट पर्टिकुलर पाथ एट ए रेडियस ऑफ r from the center of this conductor, that path will always enclose an amount of current that is equal to the current that flows through the conductor. Is it clear? सर हम यहाँ डीसी करंट की बात कर रहे हैं या एसी करंट की? AC DC सेम। अच्छा, ठीक है, AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना। जी सर, डीसी में फ्लक्स लिंकेज तो आता ही नहीं है, एसी में ही है। हाँ, नहीं, डीसी की सूरत में तो एक कांस्टेंट फ्लक्स होगा ना, तो वो फ्लक्स तो वो चेंज हो रहा होता है ना सारा। फ्लक्स नहीं, उसकी फिर इंडक्टेंस नहीं होगी ना, रिएक्टेंस जी, उसकी नहीं। वही बात है ना, वही तो फिर सॉरी, हम एसी की बात कर रहे हैं यहाँ। होगी, उसमें भी है, फ्लक्स विल बी देयर,
लेकिन बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग, इज इट क्लियर? लेकिन Yes, ऐसे समझ गए में सर। फ्लक्स चेंज हो रहा है। जी सर। नाउ अब हमारा गोल क्या है बेसिकली? हमने देखे, फिर मैं यही कहूंगा कि ये वाली इक्वेशन बेसिक है। अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस फाइंड कर दी तो वी नीड टू फाइंड फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, सो इस अब हमारे पास क्या चीज है? एक इंटरनल फ्लक्स है, फ्लक्स इंटरनल टू द कंडक्टर and flux external to the conductor. Flux, there will be some inductance L internal INT, L internal flux की वजह से जो inductance होगी, L external LEXT external की वजह से inductance होगी, उन दोनों को sum करेंगे तो what we get is we will get the inductance of the conductor. तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशंस, इसको आज आप जाके अच्छे तरीके से देखें। सिर्फ इंटरनल फ्लक्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे, इंटरनल इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं। ठीक है, सो एक डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x, ठीक है, what will be the magnetic field intensity? Magnetic field intensity multiplied by कोई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है B है, B किसके बराबर है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H। H इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिल जाए, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं म्यू के साथ, व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन इज देयर एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली दिस, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और किसी पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे पता हो, ठीक है, तो उसको मैं उस पाथ में छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, और उसको पाथ को मैं कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये जो जवाब आता है बेसिकली किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक है, हमारे केस में ये बड़ा सिंपल सा है बिकॉज सर्कुलर पाथ हमने लिया है, लेकिन इट कुड बी एनी पाथ। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से एक पाथ में डिफाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये क्यों वो नहीं कर रहा? चलिए इसको हम करते हैं। समटाइम्स ये ओके, सो ये आप कोई सा पाथ डिफाइन करें, मसलन यहाँ पे इसको इसके EMT को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई सा पाथ डिफाइन करें आप। ये फॉर एग्जांपल ये कोई एक पाथ है, सॉरी इसको मैंने कंप्लीट नहीं कर सका, क्लोज करता हूँ। एक क्लोज्ड पाथ है, ऑफ कोर्स क्लोज्ड पाथ है, एक क्लोज्ड पाथ आप डिफाइन करें। इट कुड बी ये कोई सा क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है। ठीक है, ये क्लोज पाथ है। ठीक है, अब इस क्लोज पाथ में यहां से मूव करें एक पॉइंट से। ठीक है, उस पॉइंट पे देखें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन पे? दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो मुझे याद है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर आप DL जो है, DL भी देखें। DL ऑफ कोर्स इसके ऊपर DL इज वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो उस DL की जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पे, उसके और H के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी बेसिकली इस पूरी बाउंड्री है उसको स्मॉल पीसेस DL में आप DL में आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और हर DL हर पॉइंट के ऊपर आप H को देखें कि H इंटेंसिटी कितनी है, उसको फिर उस DL के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन आप कंप्लीट करें। इसके अंदर जितनी भी करंट इनक्लोज होगी उसके पाथ के अंदर, वो करंट बेसिकली आ जाएगी। ठीक है, सो हमारा जो केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमारे पास इट इज ए वेरी सिंपल केस। वो हमारे पास देखें, ये पाथ हमारे पास सर्कुलर है, एट डिस्टेंस x। ठीक है, एट डिस्टेंस x हम चाहते हैं कि इस ये वाला जो पाथ है इसके अंदर कितनी करंट इनक्लोज्ड है बेसिकली। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? दैट इज Ix। मुझे पता है कि ये विजुअली मैं देखता हूं कि इस पाथ के अंदर Ix करंट इनक्लोज्ड है। ठीक है, लेकिन Ix
को मैं कैन आई फाइंड आई एक्स, अगर मुझे एच एक्स मुझे पता है तो क्या मैं आई एक्स फाइंड कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी एच एक्स की वैल्यू देखें, इस पॉइंट पे भी एच एक्स की वैल्यू देखें, इस पॉइंट पे भी देखें, इस पॉइंट पे भी देखें। ठीक है, एच एक्स विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर पाथ हो, तो इस सूरत में ये एक टेंजेंशियल होगी इस पाथ के। ठीक है, और उसके बाद वो जो स्मॉल पीस डीएल का लिया वो भी बेसिकली टेंजेंशियल होगा इस पाथ के दरमियान। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एच एक्स डी एल के बराबर होगा। ठीक है, एच एक्स इज अ कांस्टेंट इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, एच एक्स कांस्टेंट है, सिमेट्री है। सो एच एक्स डी एल 0 से लेकर 2 पाई एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट करें तो बेसिकली एच एक्स कांस्टेंट, इसको बाहर निकालें, डी एल 0 से लेकर 2 पाई एक्स डी एल, डी एल स्मॉल पीसेस हैं उसके सर्कल के गिर्द। इस सर्कल को आपने बेसिकली डी एल डी एल डी एल इन्फिनिटी मेनी स्मॉल डी एल्स में आपने इस सर्कल को लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं 0 से 2 पाई एक्स तक डी एल को, ठीक है, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। इस सूरत में इस सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। डीएल को इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो ये 2 पाई एक्स आ गया। तो एच एक्स किसके बराबर हो गया? और ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम इंटीग्रेट करें तो व्हाट आई गेट इज आई गेट द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। तो ये जो पाथ हमने इस कंडक्टर में डिफाइन किया है उसके अंदर जो करंट इनक्लोज्ड है that is Ix. So Hx is nothing but Ix divided by 2 pi x. ये हमारे पास Hx मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एक इक्वेशन आ गई। To make the things very simple, let us we neglect to calculate this inductance, we neglect this skin effect. Skin effect अगर हम neglect करें, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट डेंसिटी है पर यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी उतनी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी उतनी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी उतनी करंट फ्लो कर रही है। हर जगह पे जो करंट पर यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर के अंदर से, वो सेम है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इस पूरे कंडक्टर का एरिया ए है, ठीक है, तो टोटल करंट कितनी है? I डिवाइडेड बाई ए, ये करंट डेंसिटी हो गई। दैट करंट पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो कर रही है इस पूरे एरिया में से, दैट इज आल्सो सेम एज Ix। और Ix किस रीजन के अंदर है? इस रीजन के अंदर है। तो इस रीजन में भी जो करंट डेंसिटी होगी दैट विल बी सेम एज द करंट डेंसिटी इन द सर्किट इन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर करंट डेंसिटी किसके बराबर होगी? इस रीजन के अंदर करंट डेंसिटी होगी Ix डिवाइड बाई इसका एरिया। ठीक है, ये वाला जो क्लोज पाथ है जिसके गिर्द हमने इंटीग्रेशन की है, जिसके अंदर करंट Ix इनक्लोज्ड है, Ix डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? x है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके अंदर जो करंट डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? Ix डिवाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर। जबकि इस पूरे कंडक्टर में करंट डेंसिटी किसके बराबर है? पूरे कंडक्टर में से जो करंट पास कर रही है डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे कंडक्टर का जो रेडियस है वो आर है, तो पूरे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। सो इस करंट में इस कंडक्टर में करंट डेंसिटी हो गई पाई आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें करंट डेंसिटी हो गई आई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्किन इफेक्ट को निगलेक्ट करें तो देन वी कैन राइट आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी स्किन इफेक्ट को निगलेक्ट करें तो करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। इसका मतलब है सेंट्रल पोर्शन में भी जो करंट डेंसिटी है आई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर, दैट इज सेम एज द करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर। ठीक है, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। यस गुड सर। गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आई, बेसिकली हमारा गोल ये है कि किसी तरीके से ये वेरिएबल्स को हम कम करते चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Hx जो हमने लिखा था, Hx मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट Ix डिवाइड बाई 2 पाई x के बराबर है। Ix को फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज Ix इज नथिंग बट पाई पाई कट जाएगा, Ix विल बी इक्वल टू I इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस आई एक्स को फिर हम रिप्लेस करेंगे, यहां से आई एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, तो एच एक्स इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स। आई इज नोन टू मी, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमारे पास सिर्फ ये जो x रह गया, यहाँ पे आई एक्स भी था जो कि चेंज हो रहा था, जो जो डिस्टेंस हम बाहर की तरफ निकलते चलते जाते हैं, तो आई एक्स बेसिकली चेंज यहाँ पे इस इक्वेशन में चेंज हो रहा था, x भी चेंज और आई एक्स भी, x को चेंज करने से आई एक्स। लेकिन इन इक्वेशंस को हमने एजम्पशन के साथ इस तरीके से लिखा कि एच एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास x है, अगर एच एक्स मुझे पता है, ठीक है, किसी किसी पाथ में अगर एच एक्स, अब इसमें एच एक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एच एक्स है इस पाथ में, ठीक है, इस पाथ में एच एक्स है। अगर मुझे एच एक्स पता हो, ठीक है, तो H मल्टीप्लाइड बाई म्यू किसके बराबर होता है? H मल्टीप्लाइड बाई म्यू इज फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होता है। वी आर लुकिंग फॉर द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है, सो जो फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होगी? नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, ये चूंकि एल्यूमिनियम जो है ये एक नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, तो इसकी जो परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, म्यू जो है दैट इज सेम एज द एयर। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन फ्लक्स के लिए दे बिहेव एज इफ इट इज एयर, ठीक है, तो जिस तरीके से एयर है इसी तरीके से इसकी जो परमिएबिलिटी है दैट इज म्यू नॉट, ठीक है। सो फ्लक्स डेंसिटी होगी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एक्स। किसके बराबर होगी? म्यू नॉट इनटू एक्स के बराबर होगी। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, गुड, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट रेडियस आर डिस्टेंस पे, अगर रेडियस एक्स डिस्टेंस पे जाऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस एच एक्स को इसमें एच एक्स पुट करें तो फ्लक्स डेंसिटी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और म्यू नॉट फॉर एयर और फ्री स्पेस के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर, ठीक है। अब अगर बी एक्स मुझे पता चल गया, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर फ्लक्स लिंकेजेस, मुझे क्या चीज चाहिए? इंडक्टेंस निकालने के लिए फ्लक्स लिंकेजेस चाहिए। अगर किसी तरीके से फ्लक्स मुझे पता चल गया तो फ्लक्स लिंकेजेस में क्या कर सकता हूं? फाइंड कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी तरीके से एच एक्स मुझे पता चल गया तो बी में फाइंड कर सकता हूं। अगर बी मुझे पता चल जाए किसी तरीके से तो बी की मदद से, ऑफ कोर्स बी को किसी सरफेस किसी एरिया से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द फ्लक्स, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस फिगर को अगर मैं देखूं, देखें एट डिस्टेंस एक्स देयर इज सर्कल, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स बी एक्स, इस यहाँ पे मुझे बी एक्स पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्मॉल आप डी एक्स ले लें, डी एक्स ये, ठीक है, डी एक्स ये है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो जो रिंग सी बनी है इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, फ्लक्स कितना है? फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे मुझे पता है, फ्लक्स डेंसिटी बी एक्स ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फ्लक्स में फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे मैं फ्लक्स फाइंड करना है, तो हाउ मच फ्लक्स इज देयर, ठीक है, चूंकि हमने डी एक्स डिफाइन किया है, एक वेरी स्मॉल जो थिकनेस है इसकी डिफाइन की है, एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। दूसरा जो है ये चूंकि एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कितना फ्लक्स बेसिकली यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। उस फ्लक्स की मदद से फिर मैं इसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। सो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको, अगर मैं कैमरा ऑन करके मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, व्हाट डू वी मीन बाय, कहाँ चला गया वो? हेलो हेलो, जी जी सर, जी आवाज आ सर, रही है? जी सर, जी जी सर। बेटा मैं कैमरा ऑन करता हूँ अभी। नजर आ रहा हूँ मैं? जी सर। सर आप स्क्रीन शेयरिंग काइंडली ऑफ कर दें। स्क्रीन शेयरिंग अभी तक ऑफ नहीं हुई है।
गुड, अब नजर आ रहा हूं? जी सर। गुड, ये देखें, ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लें कि ये बुक ये नजर आ रही है आप लोगों को यहां से? नो सर। सर थोड़ा सा ऊपर करें हाथ। अब नजर आ रहा है सर, अब नजर आ रहा है। जी सर, हाँ, जी सर, यहाँ से नजर आ रहा है। ये आप ये समझ लें कि ये जो कंडक्टर है ना, बड़ा सा कंडक्टर था, उसमें dx की जो मैंने स्ट्रिप अंदर डिफाइन की है, ये यहां से सेंटर से लेकर यहां तक ये रेडियस x है, और उसके बाद यहां कहीं उसकी बाउंड्री है, यहां से सेंटर से वहां तक r है। तो वो जो मैंने डिफाइन किया है ना, वहां पे एक छोटा सा x, और x के बाद फिर मैंने dx लिखा है, तो वो बेसिकली ये चीज है। कैन यू सी इट? यस सर। ये वाली जगह है, इसके अंदर भी कंडक्टर है, इसके बाहर भी कंडक्टर है। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर। जी बच्चों, जी V5 सर, का जी आपको सर। समझ आई बेटा? यस सर। ये क्या चीज है, समझ आया? यस सर। अभी ठीक है, ये बेसिकली ये पूरा कंडक्टर है, इसके बाहर भी है कंडक्टर। ठीक है, यहां बाहर भी कंडक्टर है, और सिर्फ अंदर मैंने कहा था कि सेंटर से लेकर ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस के बाद मैंने कहा था कि dx थिकनेस का एक मैंने एक डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर भी कंडक्टर है। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर है। अब देखें, फ्लक्स इसमें ये जो सिर्फ dx को अगर आपके पास अगर वो फिगर है, उस फिगर को जरा आप देखें स्लाइड्स में, तो उसमें यहां पे फ्लक्स डी फाई, इस स्ट्रिप के अंदर जो फ्लक्स है उसको मैंने डी फाई का नाम दिया है। इस स्ट्रिप के अंदर जो बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी, यहां इस स्ट्रिप के अंदर है। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर मैंने फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कितना पास होगा? अब देखें, फ्लक्स यहां से ऐसे जाता और ऐसे आता है, तो फ्लक्स निकालने के लिए बी को मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बी विथ सम एरिया ए। इज इट क्लियर? अब वो एरिया ए कौन सा है? क्या ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया? क्या ख्याल है? बी को किसी एरिया ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आएगा ना। जी सर यही वाला होगा ना जिसमें से पास कर रही है। ये वाला एरिया बेसिकली ये वाला एरिया है। इस वो जो रिंग सी जो है ना, उसको अगर मैं ओपन कर दूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं काट लूं उस रिंग को, मैं बाकी मटेरियल अंदर से भी मटेरियल निकालता हूं, कंडक्टर्स का बाहर से भी निकालता हूं फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ रिंग रह जाती है। उस रिंग को अगर मैं काट लूं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। एम आई राइट? जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें, फ्लक्स यहां से आता है, यहां अंदर जाता है, और फिर यहां से वापस मुड़ के आता है, फिर यहां से निकलता है, यहां अंदर जाता है। इस कंडक्टर में अगर मैं थोड़ा सा इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन पे मूव करूं, यहां पे आता हूं, तो यहां पे भी फ्लक्स यहां से निकलता है, यहां जाता है। यहां भी कंडक्टर में फ्लक्स निकलता है उस स्मॉल स्ट्रिप में, यहां से निकलता है, यहां जाता है, यहां से निकलता है, यहां जाता है, यहां से निकलता है, यहां जाता है। मैं सिर्फ इसका टॉप वाला फिगर में जो बनाया, सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाया है, बाकी बैक साइड वाला पोर्शन मैंने फिगर में शो नहीं किया है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। फ्लक्स सर्कुलर है ना, फ्लक्स यहां से ऐसे आता है, यहां से निकलेगा और यहां दाखिल हो जाएगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने तो यहां काट के शो किया है ना, यहां से मैंने उसको काटा है टू एक्सप्लेन द थिंग्स। फ्लक्स यहां से आएगा, यहां से आएगा, और यहां से फिर यहां दाखिल होगा। इस पॉइंट पे अगर यहां पे देखो तो यहां से ऐसा आएगा, यहां से निकलेगा और यहां दाखिल होगा, यहां से निकलेगा, यहां दाखिल होगा। कंडक्टर के थ्रू आउट द लेंथ अगर मैं देखूं तो यहां से निकलेगा, यहां दाखिल होगा, यहां से निकलेगा, यहां दाखिल होगा, यहां से निकलेगा, यहां दाखिल होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस। ठीक है, नाउ फ्लक्स कहां से जा रहा है? ये वाली जो सरफेस है, ये जो काटी है मैंने, इसकी विड्थ की थिकनेस कितनी है? इसकी dx है, dx है थिकनेस, dx है ना इसकी थिकनेस।
जी सर बिल्कुल। ठीक है, dx थिकनेस है और इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 1 मीटर है। एरिया जो फ्लक्स निकालने के लिए हम एरिया लेते हैं बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं है, क्योंकि फ्लक्स यहां से निकलता है इसके अंदर जा रहा है। जी बिल्कुल सर। बात समझ गए ना? तो ये जो इसको दरमियान से काटूं तो ये वाला जो एरिया है ये किसके बराबर होगा? इसकी थिकनेस कितनी है? dx इसकी लेंथ कितनी है? a 1 मीटर l है फॉर एग्जांपल। dx इंटू l ये वाला एरिया बन जाएगा। इस एरिया को b से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्लक्स आएगा जो यहां से निकल रहा है इसके अंदर जा रहा है, यहां से निकल रहा है इसके अंदर जा रहा है। l डिस्टेंस में जो फ्लक्स है, जो उस कंडक्टर इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है जिसको लिंक कर रहा है। सिर्फ फ्लक्स ये वाला तो लिंक नहीं कर रहा है ना, पूरे कंडक्टर का फ्लक्स उसके साथ क्या कर रहा है? करंट के साथ लिंक कर रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? dx मल्टीप्लाइड बाई l, ये एरिया a आ जाएगा। उसको bx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो dx स्ट्रिप के बेस पे जो फ्लक्स है उसको फिर मैं d फाई का नाम दूंगा। ठीक है, तो जनरली ट्रांसमिशन लाइंस की कंडक्टर्स की लेंथ किलोमीटर भी हो सकती है, 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 0.5 मीटर भी हो सकती है। इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जब हम फार्मूले निकालते हैं तो उसमें हम ये वाली लेंथ 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एरिया किसके बराबर होगी? ये लेंथ l के बजाय इसको हम 1 मीटर लेते हैं। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं जिसको बाद में एक्चुअल जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टेंस आ जाएगी। कंडक्टर की इंडक्टेंस होती है उसको जनरली मैन्युफैक्चरर कोट करता है पर यूनिट लेंथ। इज इट क्लियर? तो हम ये करते हैं कि ये जो एरिया इसकी थिकनेस तो dx है लेकिन इसकी लेंथ 1 मीटर लेते हैं। तो एरिया कितना हो गया? एरिया dA किसके बराबर हो गया? dx के बराबर हो गया ना, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई dx क्या हो गया? dx ही आ गया। dx मीटर स्क्वायर एरिया बन गया। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें से फ्लक्स यहां से निकलता है यहां दाखिल हो रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रिप है, ठीक है, इसका एरिया किसके बराबर है? dx स्क्वायर, dx मीटर स्क्वायर के बराबर है। dx मीटर स्क्वायर के क्यों बराबर है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसकी जो थिकनेस है वो dx के बराबर है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक लेंथ मैंने 1 मीटर ली है। 1 मीटर इंटू dx, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू इसका एरिया dx के बराबर है। इज इट क्लियर? नाउ आई गो बैक टू माय ओरिजिनल स्लाइड। सो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर उसको जरा अपने जहन में तस्वूर करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर समझ ना आई तो उसको दोबारा अपने घर में जाके, उसको घर में ही है आप लोग ऑफ कोर्स, ठीक है, उसको दोबारा थोड़ी देर के बाद लेक्चर के बाद उसको थोड़ा सा दोबारा इमेजिन करने की कोशिश करें। अगर समझ ना आई तो अगली मरतबा फिर देखेंगे। सो एरिया हमारे पास किसके बराबर हो गया? dx मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर लेंथ हमने ली है। dx हमारे पास ये है, लेकिन ये कंडक्टर पीछे की तरफ जा रहा है, ये कंप्यूटर के पीछे की तरफ जा रहा है, तो एक 1 मीटर लेंथ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं जिस तरीके से मैंने आपको इसमें किताब को फोल्ड करके मैंने आपको दिखाया था, उस लिहाज से अगर हम देखें तो एरिया हमारे पास आ जाता है dx इंटू 1। तो एरिया, इस एरिया को जब bx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? d फाई आ जाएगा, स्मॉल रीजन ऑफ थिकनेस dx और 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा d फाई आ जाएगा। तो प्रीवियस इक्वेशन में b ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसको जब मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो बेसिकली व्हाट आई गेट इज d फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r स्क्वायर x इंटू dx आता है। नाउ इसके अंदर जो करंट होती है ना, फ्लक्स लिंकेजेस, आपने कॉइल की सूरत में आप फ्लक्स लिंकेजेस कैसे निकालते हैं? n इंटू फाई करते हैं। कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स लिंकेजेस होती हैं, that is basically the friction of current। ठीक है, उसका जो कंडक्टर के अंदर जो लीकेज रिएक्टेंस है, that is given to us, ये वाला जो रीजन है इसकी लीकेज इंडक्टेंस, ये जो रीजन है, ये जो करंट है शेयरिंग कर दें। हाँ अच्छा, नहीं शेयरिंग नहीं है,
जी बस अभी बस थोड़ी देर के बाद हम कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। सो हियर वी हैव, ये हमारे पास D5 आ गई। हियर वी हैव द सर D5। स्क्रीन नहीं हुई शेयर अभी तक? नो सर। अभी हो गई? आ गई सर, आ गई। गुड। So D5 is equal to Bx dx into 1 mu naught I divided by 2 pi r square x dx, ठीक है। जो इसके अंदर Ix, इसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेजेस है, इसके अंदर ये जो करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है, तो वो फ्लक्स लिंकेजेस कंडक्टर के अंदर, फ्लक्स लिंकेजेस दे आर गिवन टू अस बाय पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है। पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ करंट, उस एक्स रेडियस के अंदर करंट जो मौजूद है, ठीक है, वो और टोटल करंट, उसका फ्रैक्शन, बिकॉज करंट डेंसिटी इज सेम, जैसा कि हमने प्रीवियसली अज्यूम किया है, आई एक्स डिवाइडेड बाय आई इज आई एक्स डिवाइडेड बाय आई आर, ठीक है। करंट डेंसिटी आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, आई एक्स डिवाइडेड बाय पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज बेसिकली पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल करंट इज लिंक्ड बाय द फ्लक्स। तो फ्लक्स लिंकेजेस को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फाई। अगर एक टर्न होती तो टर्न में हम कैसे करते थे, नंबर ऑफ टर्न्स n है और फ्लक्स फाई है, ठीक है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस, जब इस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स, अंदर की वजह से फ्लक्स लिंकेजेस, तो वहां पे तो कोई हमारे पास टर्न नहीं है, तो टर्न की जगह पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एट डिस्टेंस x है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू D5, ये फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, ठीक है, विच इज गिवन टू अस बाय म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r4। इसको जब इस इक्वेशन में D5 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर करता तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस कितने के बराबर, किसके बराबर होंगे, इसको आप इंटीग्रेट करें। टोटल फ्लक्स लिंकेजेस डी ये फ्लक्स लिंकेजेस का हमने डी फ्लक्स लिंकेजेस निकाला था एट डिस्टेंस x। डिस्टेंस x स्टार्ट होता है 0 से लेकर r तक, तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस क्या होंगे, इसको आप इंटीग्रेट करें 0 से लेकर r तक, सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक। इसमें से ये वाली जो चीजें हैं, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगी और अंदर क्या रह जाएगी, x3, x की पावर 3 dx रह जाएगा। और इसको जब हम 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करते हैं तो फाई इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस जो आएंगे वो हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 पाई वेबर्स पर मीटर आ जाएंगे, ठीक है। और फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय करंट, फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय करंट क्या चीज है, इट इज द इंडक्टेंस। जब इसको I से डिवाइड करूंगा मैं, तो व्हाट आई गेट इज, आई गेट इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस किस फ्लक्स की वजह से, इट इज ड्यू टू द फ्लक्स इंटरनल टू द कंडक्टर। L इंटरनल फिर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू डिवाइड बाय 8 पाई which is equal to 1/2 into 10 to the power minus 7 हेनरीज पर मीटर। तो ये एक कांस्टेंट है। ये देखिए, कोई भी कंडक्टर, किसी भी रेडियस का कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसके लिए इंटरनल जो फ्लक्स जो है, इंटरनल कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स है, उसकी वजह से जो इंडक्टेंस होती है, दैट इज अ कांस्टेंट एंड गिवन टू अस बाय 1/2 into 10 to the power minus 7 हेनरीज पर मीटर। इवन जो लैब के अंदर एक छोटा सा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल, उसकी भी इंटरनल इंडक्टेंस, इंटरनल करंट की वजह से ये होनी चाहिए। पावर ट्रांसमिशन लाइन है, उसके कंडक्टर की भी इंटरनल जो इंडक्टेंस जो है, इंटरनल करंट की वजह से ये होनी चाहिए, और इट इज इक्वल टू 1/2 into 10 to the power minus 7 हेनरीज पर मीटर। ये एक कंडक्टर की है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बाहर वाला जो फ्लक्स है, कंडक्टर के बाहर जो है, उसकी वजह से कितनी इंडक्टेंस उस कंडक्टर की होती है। फिर इंटरनल वाली और एक्सटर्नल वाली, इन दोनों को आपस में ऐड करके जो कंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज?